हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। आइए देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें अगला टॉपिक देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। अभी तक 1937 की इलेक्शन तक देख चुके थे। अब अगला है अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत सारा टॉपिक सब आते आएगा। लगभग ये लास्ट टॉपिक होने वाला है और ये बहुत बेनिफिट होने वाले। कहाँ बीपीएससी जो टीचर बहाली आया है उसमें एक टॉपिक दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़े थे 1885 से स्टार्ट किए थे, 1947 तक जाएंगे। तो यहाँ से लगभग और है कि यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन फिक्स है आने वाला है। ध्यान रखिएगा, 10 क्वेश्चन फिक्स है। और ये बीपीएससी जो 69 बीपीएससी होने वाला है 30 सितंबर को, ये भी यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। यहाँ से क्वेश्चन लगभग फिक्स है, यहाँ से आता है क्वेश्चन। और किसी भी क्वेरी के लिए या नोट के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और या तो अबाउट में जाइएगा चैनल के, वहाँ पर लिंक दिया हुआ रहेगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन कीजिए या टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कीजिए, तो वहाँ से हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। तो आइए शुरुआत करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। तो इसको इरेज कर लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय के सहयोग पाने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथगो ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिससे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो किस लिए? द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग पाने के लिए। किससे? तो भारतीय का सहयोग पाने के लिए। तो कब? 8 अगस्त 1940 को वायसराय कौन थे? लिथगो थे। उसने एक प्रस्ताव की घोषणा किया और इसमें एक प्रमुख बिंदु था। पहला नंबर बिंदु था, केंद्र में वायसराय की नई कार्यकारिणी की गठन किया जाएगा, जिससे भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा। केंद्र में वायसराय की नई कार्यकारिणी की गठन किया जाएगा, इसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इससे पहले इसमें भारतीय नहीं था। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार। युद्ध के बाद संविधान की निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। तो भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, ये पॉइंट रखा था। क्योंकि यहाँ पर सब जानते थे, जितना इंडियन सब थे, इंडियन क्रांतिकारी जो भी इंडियन नेता सब थे, जानते थे कि वहाँ पर जैसे 1914 के युद्ध में ब्रिटिश ने बहुत ही अच्छे ढंग से ठगा था इंडियन को। बोला था कि अगर हम युद्ध में जीतने के बाद इंडियन को डोमिनियन स्टेट दे देंगे, और उसके बाद कुछ नहीं मिला। तो यहीं पर अगस्त प्रस्ताव में कहा जाता है कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। तीसरा नंबर है कि भारतीयों को सम्मिलित करते हुए एक भारत रक्षा समिति का गठन किया जाएगा। एक भारत रक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा। चौथा नंबर पॉइंट है कि भारतीय शासन किसी ऐसे दल या समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई प्रभावशाली दल या वर्ग करेगा। भारतीय शासन किसी ऐसे दल को या समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध प्रभावशाली दल या वर्ग करेगा। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, और इस प्रस्ताव में ये दोनों चीज़ नहीं था, इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद क्या होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब इंडिविजुअल
सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह इसको कहते हैं, 1940 में स्टार्ट हो जाता। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए कांग्रेस के व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ हो जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा गांधी जी की थी, और अर्थात गांधी जी जिस व्यक्ति को नामित करेंगे वे ही सत्याग्रह आरंभ करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार के आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और कभी कभी पूछ देता है कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे। थर्ड नंबर पर था ब्रह्मदत्त थे थर्ड नंबर पर सत्याग्रह। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ। थर्ड नंबर के सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त तीसरे नंबर के सत्याग्रही थे। उसके बाद आता है अटलांटिक चार्टर। अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर की घोषणा हुई, जिसमें ब्रिटेन के और एवं अमेरिका ने संयुक्त रूप से जारी किया था। इसमें कहा गया था कि ये सब कौमों के शासन के रूप में जिसके मतहत वे रहेंगे चुनने के अधिकार का आदर करते हैं, उन लोगों का स्वराज पुनः दिया जाए जिसे बलपूर्वक छीन लिया गया हो। इस घोषणा से भारतीय नेताओं को आशा बांधी, लेकिन 9 अगस्त 1941 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चार्ल्स चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, घोषणा ने भारतीयों की आशा पर पानी फेर दिया, जिससे चर्चिल ने कहा कि अटलांटिक चार्टर भारत, बर्मा और जैसे एशियाई उपनिवेशों पर लागू नहीं होगा। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो जापान मित्र राष्ट्रों के विरोध में युद्ध कर रहा था। जब क्रिप्स मिशन का बैकग्राउंड देखते, जापान जो उस समय मित्र राष्ट्रों के विरोध में युद्ध कर रहा था, जिससे भारत की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया था। कांग्रेस ने कहा कि वह सरकार के साथ तभी सहयोग करेगा जब ब्रिटेन युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र करने का वचन दे। जब जापान सिंगापुर और रंगून पर कब्जा कर लिया था, तब इस अवसर पर अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला, और वह भारतीय से समझौता करने का और दबाव डाला और कहा कि भारतीयों से समझौता करो। तब चर्चिल सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन की घोषणा की, जिसने क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया और 3 सदस्य थे इसमें, सर स्टैनफोर्ड ए.बी. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। क्रिप्स प्रस्ताव के मुख्य बिंदु ये एक थे, इस प्रकार थे कि पहला नंबर है कि एक नए भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसका स्तर अधिराज्य होगा। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिससे ब्रिटिश एवं भारत एवं विदेशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे, जिसमें ब्रिटिश, भारत और विदेशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। जातीय धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने इसको ठुकरा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का अग्रिम तिथि का चेक कहा गया था। जो जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था? दिवालिया बैंक का अग्रिम की तिथि का चेक कहा था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी का। गांधी जी ने इसे अग्रिम तिथि का भी चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने भी। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन जब फेल हो जाता है तो उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। गांधी जी यह मानना था कि अंग्रेज भारत छोड़ दे तो भारत की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। 7 अगस्त से 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के कांग्रेस के अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैंने कांग्रेस के साथ निभाने का प्रण किया है और कांग्रेस या तो कार्य करी या मर जाएगी, अर्थात करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने कहा कि हम अपनी गुलामी अस्थाई बनाया जाना देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे।
8 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद सरकार ने बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार की योजना बना ली और 9 अगस्त की सुबह सुबह गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा मिश्रण देखने को मिला था। गांधी जी ने इसका कठोरतापूर्वक दमन किया था। सरकार ने इसका कठोरतापूर्वक दमन किया था। परिणाम स्वरूप इस आंदोलन में एक भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो गया था। रेडियो प्रसारित सर्वप्रथम कार्य आंदोलन शुरू होने से के 5 दिन बाद ही 14 अगस्त को सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। अन्य एक केंद्र बाबू भाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। नवंबर 1942 में पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। इस अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 साल की भी सजा हुआ था। गांधी जी को आगा खां पैलेस और पूना में कैद कर रखा गया। 10 फरवरी 1944 को उन्हें 21 दिन की उपवास आरंभ किया और इसका देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद 10 फरवरी 1944 को गांधी जी उपवास 21 दिन का व्यापक उपवास आरंभ किया। इसका देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जनता ने सरकार पर गांधी जी की रिहा करने के लिए दबाव डाला और विदेशी समाचार पत्रों और संस्थाओं ने गांधी जी की रिहाई की सुझाव दिया। परंतु चर्चिल ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे समय एक बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा हो। गांधी जी के बाद में बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को छोड़ दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की एक विशेषता यह भी थी कि इस दौरान देश में कुछ भागों में समांतर सरकार की स्थापना हुई थी। ऐसी पहली सरकार बलिया में चिंटू पांडे द्वारा के नेतृत्व में हुआ था। मिदनापुर जिले बंगाल जो के तामलुक में गठित जातीय सरकार 1944 तक चली। सतारा की सरकार सबसे दीर्घजीवी रही जो 1945 तक कार्य करती रही। इसके नेता YB चौहान और नाना पाटिल थे। ब्रिटिश शासन के विरोध में इतने प्रबल रूप से भारतीय जनता द्वारा यह पहली बार हुआ था जो ब्रिटिश शासन का विरोध। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था, जिसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में ब्रिस्टल के पतन या रूस के अक्टूबर क्रांति से भी की जा सकती थी। उसके बाद देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो समांतर सरकार बने थे बलिया में कौन थे। चिंटू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक बंगाल में सतीश सावंत के नेतृत्व में। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए। सतारा में नाना पाटिल और BY चौहान के नेतृत्व में यहाँ सर्वाधिक दीर्घकालीन सरकार थी। भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहने वाले दल थे मुस्लिम लीग, RSS, वामपंथी, अकाली दल, साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उदारवादी जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, ईसाई समुदाय। ये सभी दल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। उसके बाद देखते हैं CR फार्मूला जो 1944 में आया था भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। C राजगोपाली ने CR के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग की स्वीकार करने की सोची था। कांग्रेस ने इनके इस विचार को स्वीकार नहीं किया था। परिणाम स्वरूप इसे कांग्रेस से त्यागपत्र देकर पाकिस्तान के संबंध में निहित योजना तैयार किया। योजना का मुख्य बिंदु इस प्रकार था कि योजना के दौरान मुस्लिम लीग को पूर्ण स्वाधीनता की मांग का समर्थन करना चाहिए और संक्रमण काल के दौरान अस्थायी सरकार बनाने में सरकार का सहयोग करनी चाहिए, कांग्रेस को सहयोग करनी चाहिए। युद्ध के बाद मुस्लिम बहुमत के क्षेत्रों में निर्धारण एक आयोग द्वारा होगा, जहां बाद में जनमत द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि वे अलग राज्य चाहते हैं या नहीं। जनसंख्या का कोई भी समांतर ऐच्छिक आधार पर होगा। यह बातें तभी लागू होगी जब इंग्लैंड सत्ता भारत को सौंप देगी। गांधी जी ने इस फार्मूले के आधार पर जिन्ना से वार्ता की, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका।
उसके बाद होता आज़ाद हिंद फौज की गठन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं को उद्वेलित करने ने आज़ाद हिंद फौज की प्रमुख भूमिका रही। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने कर ली थी, किंतु अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कर इनमें जान डाली थी। जापान में ने अंडमान और निकोबार को जीतकर आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया था। सुभाष ने अंडमान का नाम स्वराज और निकोबार का नाम शहीद रखा था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक अधिकारियों मेजर सहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरु दयाल सिंह आदि पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया। आज़ाद हिंद फौज के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, असफ अली, कैलाशनाथ करजू, जवाहरलाल नेहरू को लेकर आज़ाद हिंद फौज को बचाव समिति का गठन किया। उपरोक्त लोगों ने वकालत करने के बाद भी ब्रिटिश अदालत में ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई, किंतु जब आंदोलन व विरोध तीव्र को देखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल्स ने उक्त अधिकारियों को की सज़ा माफ़ कर दिया। थोड़ा सा देखते सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक जो उड़ीसा में अभी बंगाली परिवार में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कब? तो 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि पर। 1919 में दर्शन शास्त्र में स्नातक प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद उसी वर्ष ICS की परीक्षा देने इंग्लैंड गए और उसी परीक्षा में 1920 में चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे अंग्रेज शासन के कृतकों को देखकर उन्हें अप्रैल 1921 में ICS से त्यागपत्र दे दिया और भारत आ गए। सुभाष चित्तरंजन दास से मिले और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। चित्तरंजन दास इन्हें यंग ओल्ड मैन कहा करते थे। भारत आकर महात्मा गांधी के कहने पर उन्हें अपने राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर 1921 में इंग्लैंड के युवराज के आगमन का बहिष्कार कार्यक्रम चलाया, जिसके लिए उन्हें 1924 में देश से निकाला देकर मानले जेल में भेज दिया। 1927 में जब खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें रिहा कर दिया। 1931 में उन्हें नवजवान भारत सभा का अध्यक्ष चुना गया। 1935 में उनकी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल प्रकाशित हुआ। 1938 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की तथा त्रिपुरा अधिवेशन में महात्मा गांधी की समर्थित तभी सीतारामैया को हराया और अध्यक्ष बने। लेकिन महात्मा गांधी से मतभेद हो जाने के कारण 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और इसी वर्ष कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पटभी सीतारामैया को पराजित कर पुनः अध्यक्ष चुने जाते हैं और उसके बाद इसी अधिवेशन में यह त्यागपत्र देते हैं, जिसको त्रिपुरी क्राइसिस कहते हैं। 1940 में ब्रिटिश शासन द्वारा उनके घर में ही नज़रबंद किए जाने पर वे पठान जियाउद्दीन के बेस में घर से निकलकर बर्लिन शहर जर्मनी पहुंचे, जहां उन्हें हिटलर व उसके सचिव रिवेट्रोप से मुलाकात किया। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी के उपनाम से संबोधित किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ BPSC क्वेश्चन पूछा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने किया, तो जर्मनी की जनता ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज में 1000 स्त्री सैनिक वाली रानी झांसी रेजिमेंट शामिल थी, जिसका कमान लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंप दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने जापानी जो टोक्यो रेडियो से भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संदेश दिया था। 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचा और 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने उनसे भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता का भार सौंपा। अब सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी जाने के लिए
ओरलैंडो मोजाटो के नाम से पासपोर्ट बनवाया था। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद देखते देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति क्या क्या था 1906 से लेकर 1947 तक के बीच में देखेंगे। 1906 के बाद देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश शासन की नीति बदली और उन्हें देसी नरेशों के प्रति अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई। वायसराय मिंटो जब 1909 ईस्वी में से थे, देसी रियासतों के दबाव कम करने की नीति अपनाई थी। इसके बाद मैंटफोर्ड रिपोर्ट के कुछ समय बाद देसी नरेश के मंडल का स्थापना 1921 में की गई, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा गया था। इसे देसी राज्यों को ब्रिटिश शासन ने अपने पक्ष में करने की कोशिश किया था। देसी नरेश के साथ भारत सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए 1927 में बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। बटलर कमेटी की नियुक्ति कब 1927 ईस्वी में, किसके लिए? तो देसी रियासतों के लिए। इस कमेटी ताज और देसी नरेशों के बीच सीधे संबंध स्वीकार किए थे। 1935 में के एक्ट में पहली बार देसी और संघीय स्थापित करने की ब्रिटिश भारत क्षेत्रों को अलावा देसी राज्यों के प्रतिनिधि के लिए एक सीटें भी निर्धारित की गई थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी देसी राज्य स्वतंत्र हो गए, अतः कांग्रेस सरकार ने निश्चित नीति बनानी तय की। उधर संवैधानिक स्थिति से कुछ देसी राज्यों तथा ट्रावनकोर, कोचीन, भोपाल, जूनागढ़ आदि ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता की घोषणा कर दी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ता से भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करवाया। इसके बाद देखते कुछ प्रमुख नारे। स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक ने कब कहा था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, इसमें लखनऊ अधिवेशन में कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी कि तुम मुझे मैं खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, सत्य और अहिंसा मेरा जनसिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी ने। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने। वेदों की ओर लौट चलो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने। जन गण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब देखते स्वतंत्रता के समय लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा, इंडिया डिवाइड राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ग्लिम्पिज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा। और नील दर्पण किस पर लिखा था? जो 1859 से 60 में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, नील विद्रोह हो गया था, उस पर लिखा गया था। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा, सत्याग्रह प्रथा दयानंद सरस्वती द्वारा, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा, अहिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा, आनंदमठ कुंडली बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, इंडिया टुडे रजनी पामदत्त द्वारा, एलन एक्टोवियन होम विलियम वुडेनबर्ग द्वारा, इंडियन नरेश CF एंड्रूज द्वारा, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा, गीतांजलि और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया मूक नायक VR अम्बेडकर द्वारा, टेलीविजन एंड सोशलिस्ट रिफॉर्म MG रांडे द्वारा, फ्रीडम एडमिनी नाइट द्वारा लैम्पियर द्वारा, न्यू इंडिया एलिवेशन द्वारा, और इंडियन मुसलमान WW हंटर द्वारा, ए नेशन इन मेकिंग सुभाष चंद्र बोस द्वारा, भारत विभाजन के गुनाहगार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई द्वारा,
इंडिया एंड इंडियन एसोसिएशन अलेक्जेंडर डफ द्वारा, द स्कोप ऑफ अनफी विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय द्वारा, वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर द्वारा, द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता द्वारा, सिपाही म्यूटनी ऑफ रिवोल्ट 1857 आरसी मजुमदार द्वारा, समाजवादी क्यों है जयप्रकाश नारायण द्वारा, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तियों का उपनाम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को महामाना कहा जाता, राशि राजगोपाली को राजा जी, भगत सिंह को शहीद आजम, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि, चित्तरंजन दास को देशबंधु, अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम, वल्लभ भाई पटेल को सरदार, जिन्ना को मुस्लिम हिंदू एकता के राजदूत, जो सरोजिनी नायडू द्वारा कहा गया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सबको एक बार रट्टा मार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा ये टॉपिक और इसको किसको किसको क्या कहा जाता है। अब देखेंगे अंतरिम सरकार की गठन के बारे में देखेंगे। संविधान निर्माता का कार्य पूरा होने तक देश के प्रशासन चलाने के लिए अंतिम सरकार की व्यवस्था किया गया था। कैबिनेट मिशन में किया गया था। प्रारंभ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब संविधान सभा के परिणाम सामने आए तो मुस्लिम लीग और अपनी कमज़ोर स्थिति को देखते हुए कैबिनेट मिशन की योजना को मानने से इनकार कर दिया था और अपनी पाकिस्तान मांग की पुनः दोहराया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाए। इस अवसर भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, इसको डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है। 16 अगस्त 1946 को 24 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतिम सरकार की गठित करने की घोषणा किया था। कब? 24 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतिम सरकार गठित करने की घोषणा किया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं हुए थे, लेकिन अक्टूबर 1946 में सरकार को असहयोग करने के उद्देश्य से सरकार में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया और जो सरकार के अत्यधिक असहयोग किए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में देखते जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम असफ अली, सी राजगोपाली, जगजीवन राम, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मिथाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर सरफराज सफात खां, सैयद अली जहीर, HC भाभा। बाद में शरद चंद्र बोस, सर सफात खां और सैयद अली जहीर ने त्याग पत्र दे दिया था। मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि थे। लियाकत अली खां, राजा गजनफर अली, अब्दुल रब निस्तार, आई चंद्रगिरी, योगेंद्र नाथ मंडल। एटली की घोषणा देखते 20 फरवरी 1947 को कैमनल एटली ने जो प्रधानमंत्री थे उस समय घोषणा की। 20 फरवरी 1947 के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि जून 1948 से पहले हम उत्तरदायी लोगों की सत्ता सौंपकर भारत छोड़ देंगे। कब घोषणा किया था? 20 फरवरी 1947 को। अपने भाषण के अंत में एटली ने लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाने की घोषणा किया और कहा कि माउंटबेटन मार्च 1947 में कार्यभार ग्रहण कर भारतीय के हाथों में शासन का उत्तरदायी सौंपेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने एटली की घोषणा का स्वागत करते हुए उसे एक बुद्धिमत्तापूर्वक और साहसपूर्ण निर्णय बताया। और माउंटबेटन की योजना देखते हैं। जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन की योजना आया, 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत में के 34वें व अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए थे।
सत्ता हस्तांतरित करने के कार्य में लग गई है। लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। यद्यपि गांधी जी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद विभाजन के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी ने विभाजन को रोकने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को यह सुझाव भेजा कि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, उन्हें कैबिनेट चुनने की अधिकार दे दिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने और पटेल ने इसका विरोध किया था। माउंटबेटन अथवा 3 जून की योजना का मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पंजाब, बंगाल, असम को बंटवारे हेतु एक सीमा आयोग का गठन किया जाए। देशी रियासतों को यह निर्णय लेना होगा कि वे भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। सिंध और बलूचिस्तान के संदर्भ में प्रांतीय विधानमंडल की सीधे निर्णय लेंगे। बंगाल, पंजाब और विधानसभाओं के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा और एक मुस्लिम बहुल्य जिले दूसरे बाकी जिले के प्रतिनिधि होंगे। माउंटबेटन के आधार पर 22 जून 1947 को एक विधेयक तैयार किया गया। 4 जुलाई 1947 को विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई को 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस लॉर्ड्स के विधेयक पारित हो गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य का जॉर्ज फिफ्थ ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। अब देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या हुआ था। भारत में पाकिस्तान नाम से 2 डोमिनियन की स्थापना होगा। देशी नरेश भारत तथा भारत में अपनी इच्छानुसार मिल सकते हैं। यदि न मिलना चाहे तो ब्रिटेन के साथ पूर्ववर्त संबंध बने रहेंगे। प्रत्येक डोमिनियन की विधानसभा को अपना क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून किसी भी डोमिनियन में लागू नहीं होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में उन क्षेत्रों को छोड़कर जो पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत सम्मिलित होंगे। पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत शामिल होंगे। दोनों डोमिनियन का संचालन 1935 के अधिनियम के अनुसार तब तक होगा जब तक वह संविधान सभा इसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। पाकिस्तान का सब प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना एवं प्रधानमंत्री लियाकत अली बने। 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। तो ये था दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट की लास्ट वीडियो। यहाँ से बिहार टीचर बहाली के लिए ये था, ख़त्म हो जाए ये लेक्चर। और अगला लेक्चर इस पर जल्द ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आएंगे। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है।